हेलो फ्रेंड्स, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम चलते हैं एक हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम की ओर। आप समझते होंगे सर्वनाम की ओर आज हम यहाँ पे चलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम के सभी टॉपिक पर एक व्याख्यान करेंगे और सभी के एक एग्जाम्पल्स को यहाँ पे पेश करेंगे और उसके काइंड्स को दर्शाएंगे, उसके उदाहरण को भी प्रस्तुत करेंगे, सभी उसके प्रकारों को प्रस्तुत करेंगे। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने के दोस्तों के पास में इन्हें शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे जैसा कि सर्वनाम का अर्थ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम क्या है इसमें, इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम का जो अर्थ है वो क्या है इसके बारे में मिलेगा हमें जानकारी। अब आगे की ओर देखेंगे, फिर इसमें आपको मिलेंगे सर्वनाम का परिभाषा जो है वो मिलेंगे, यानी डिफिनेशन मिलेंगे इसमें आपको। उसके बाद आपका सर्वनाम का प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं या भेद हम लोग समझते हैं, सर्वनाम के भेद को मिलेगा हम लोगों को इसमें। तो देखेंगे और उसके व्याख्या किए हुए, एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे। तो बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक। अब हम चलते हैं टॉपिक वाइज, सभी टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है यहाँ पे आप समझेंगे कि सर्वनाम का अर्थ क्या है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, यानी कि सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से, यानी दो शब्दों को मिलने से बना है। कौन कौन से? एक जो फर्स्ट है वो सर्व है और दूसरे जो है वो नाम है। ये दोनों मिल करके क्या बने? सर्वनाम। तो सर्व का अर्थ है सबका, यानी सर्व मीन्स सबका, सभी का, सभी को। और अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी सर्व मीन्स सभी और नाम मतलब नाम। सभी का नाम, सबका नाम, सभी लोगों का नाम, वही आपका सभी चीजों का नाम, वही आपका सर्वनाम है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, सो आदि ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं। यह सभी सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप समझेंगे। अब हम सर्वनाम की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे यहां पे सर्वनाम की परिभाषा को समझेंगे। क्या है कि वह शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, यानी कि वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा या संज्ञा के स्थान पर उसका जगह बनाया जाएगा या संज्ञा के स्थान पर वह प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अर्थात संज्ञा के बारे में बुलाने के लिए या संज्ञा के बारे में बताने के लिए संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा, संज्ञा के स्थान पर लगाया जाएगा, यानी संज्ञा के बारे में बताने के लिए संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आपका सर्वनाम कहलाता है। आप उदाहरण में यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, हम सर्वनाम है, वह, उसके, ये सभी जो है सर्वनाम है। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे सर्वनाम के भेद की ओर। चलते हैं हम सर्वनाम के भेद की ओर। थोड़ी सी वीडियो लंबा होगा तो आप ध्यान देंगे और अपने नोटबुक में इसे मेंशन करते चलेंगे। तो आप कॉपी और एक पेन को लेकर के बैठ जाएंगे और माइंड को अपना एडजस्ट करके और संतुलन को बनाए रखेंगे और नोटबुक में अपना नोट करते चलेंगे ताकि वो भी एक प्रकार का नोट, आपका नोट्स बन जाए। तो देखेंगे यहाँ पे कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो क्या हैं, कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो निम्न हैं। निम्न मतलब नीचे लिखे हुए हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे आप समझ सकते हैं तू, मैं, हम, वह, मैंने, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं।
सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह वह, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम को समझ सकते हैं, निज मतलब प्राइवेट, आप समझते ही होंगे। आप इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझ सकते हैं, जिसमें कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कहाँ, क्या लग जाते हैं, वे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, ये सभी आपको दूसरे के साथ संबंध को जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और आखिरी आपका 6 नंबर है, जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें निश्चितता की कोई बात नहीं होगी। यानी कि कुछ मतलब यह निश्चित नहीं है कि क्या है, कुछ मतलब कितना मात्रा है, कोई व्यक्ति है तो पता ही नहीं है कौन सा व्यक्ति है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब हम बारी बारी से सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देखेंगे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम समझते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब स्पीकर मीन्स बोलने वाला, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरों के लिए या खुद के लिए किया जाता है, वो या उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वैसे सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द को, यानी कि सर्वनाम शब्द रहेगा, लेकिन वक्ता के द्वारा दूसरे के लिए या खुद के लिए वह जब प्रयोग किया जाएगा, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, मैं या वक्ता है, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तुम और आप, ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और यह वह ए वे किसी के या किसी और के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे, पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल थे। तो अब हम चलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की ओर। यहाँ पे थोड़ी सी नजर डालेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद साथ में पढ़ते चलेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, आपको याद हो गया होगा। तो अब सबसे फर्स्ट में चलेंगे, जिसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष देखेंगे, इसमें क्या है उत्तम पुरुष में, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला, लिखने वाला खुद के बारे में बताने के लिए करता है। लिख करके या बोल करके कोई भी वक्ता का मतलब बोलने वाला व्यक्ति, जिसको स्पीकर हम लोग कहते हैं, तो या तो वह बोल करके अपनी बात को बताए या वह लिख करके अपनी बात को बताए, वही आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी जो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को लिख कर दर्शाए या बोल कर दर्शाए, वही आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे, मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हमारी, हम, हमारा, हमें, ये सभी जो है उत्तम पुरुष के उदाहरण थे। तो अब हम चलते हैं सेकंड में मध्यम पुरुष की ओर। देखेंगे यहाँ पे मध्यम पुरुष को, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब आप बोल रहे हैं और आपके सामने कोई वहां पे ऑडियंस है, यानी श्रोता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जब हम लोग प्रयोग करते हैं, वही आपका मध्यम पुरुष कहलाता है। तो मध्यम पुरुष में आप समझेंगे, जिसको हम लोग सेकंड पर्सन भी कहते हैं। तो आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि, ये सभी मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम चलेंगे आपको थर्ड पर्सन की ओर, यानी अन्य पुरुष की ओर। देखेंगे यहाँ पे अन्य पुरुष की ओर, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, तब इस सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे यह, वह, ए, वे आदि। यानी कि जब कोई भी वक्ता थर्ड पर्सन यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करता हो, वही आपका जो है अन्य पुरुष कहलाता है। और जैसे में आप समझ सकते हैं, यह, वह, ए, वे, ये सभी अन्य पुरुष हैं। तो अब हम चलेंगे, आ जाएंगे फिर से यहाँ पे रिवर्स निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे सेकंड में निश्चयवाचक सर्वनाम की डिफिनेशन को समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से
किसी दूर या समीप वस्तु, व्यक्ति और प्राणियों या स्थान, घटना, व्यापार की निश्चितता का जिक्र हो, उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से दूर या नजदीक की भावनाओं को प्रकट होगा, किसी दूर व्यक्ति या नजदीक व्यक्ति की भावनाओं को प्रकट होगा, या प्राणियों या स्थानों का यहाँ पे भावनाओं का प्रकट होगा, या घटना या व्यापार की निश्चितता का जिक्र होगा, उसमें व्याख्या किया जाएगा, तो उन शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसमें देखेंगे, यह, ए, उस, इस, वे, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह कलम है तो यह डिफिनिट हो गया कि यह कलम है। ये गाय हैं तो यह डिफिनिट है कि ये गाय हैं। उस, तो उससे आप कह सकते हैं कि उस लड़का ने मुझे मारा, तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़का यानी कि डिफिनिट है। और इस बोल सकते हैं आप कि इस कलम का रंग लाल है, तो इस प्रकार से ये डिफिनिट हो रहा है और डिफिनिट को आप निश्चयवाचक सर्वनाम में रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको कि इस सर्वनाम के तहत यह, वह आते हैं। यह पास की वस्तु के लिए आता है और वह दूर की वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जिस सर्वनाम से वक्ता के नजदीक या दूर किसी वस्तु के निश्चय का जिक्र होता है, उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ है कि वक्ता के द्वारा किसी वस्तु को निश्चित डिफिनिट होने का उसमें जिक्र किया जाएगा, व्याख्यान होगी, वही आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो अब हम चलेंगे निजवाचक सर्वनाम की ओर। तो चलेंगे यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, ध्यान देंगे 3rd नंबर में निजवाचक सर्वनाम। दो शब्द, जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है। जो शब्द, यहाँ पे 2 लिखा गया है, जो शब्द है, जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता हो, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे कि जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता हो, खुद मतलब इंडिविजुअल रूप से, प्राइवेट रूप से, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन का भाव प्रकट होता हो, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा इत्यादि, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम चलते हैं, आप समझ गए होंगे निज मतलब प्राइवेट, प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब खुद का, स्वयं का, अपना। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि जिसमें अपनापन का भाव प्रकट होगा वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे 4th नंबर की ओर। जैसा कि यहाँ पे 4th नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4th नंबर यहाँ पे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर ध्यान देंगे यहाँ पे कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो किसी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, प्राणी या क्रिया या व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने, कोई क्वेश्चन को पूछने के लिए या उसके बारे में आपको जिज्ञासा है जानने के लिए, तो वही आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल से यहाँ समझ सकते हैं, कौन, तो वो लड़का कौन है, तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि आपको जिज्ञासा है उस लड़का के बारे में जानने के लिए कि लड़का कौन है। क्या, जैसे वह क्या है, तो कोई वस्तु है जो क्या है उसके बारे में आपको जानने की इच्छा हो रही है। क्यों, जैसे कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है, तो रोने की आपको जो आवाज सुनाई पड़ रही है उसके पीछे कारण को आपको जानने की इच्छा हो रही है और आप जाहिर से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछना ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कहाँ, क्या इत्यादि
शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अब चलेंगे हम यहाँ पे 5th नंबर की ओर। यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम के भेद जो थे 6 में से हम लोग 4 को यहाँ पे डिफाइन कर लिए, और 5वें नंबर पे चलते हैं जो यहाँ पे संबंधवाचक को इंडिकेट करते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम की ओर यहाँ पे हम समझेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को संबंध बताने के लिए किया जाता है, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि आप डेफिनेट रूप से कह सकते हैं कि वैसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध को स्थापित करता हो, वही आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो अब देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे आप कंजक्शन से जोड़ते हैं, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप एग्जाम्पल से यहां समझ सकते हैं, जैसे जिसका, जो कि, जो सो, जितना, उतना, ये सभी जो है क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसे वाक्य में आप जोड़ेंगे तो वह जोड़दार वाक्य भी बन जाएगा और एक वाक्य दूसरे वाक्य से संलग्न दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये संबंधवाचक सर्वनाम थे। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आखिरी यहाँ पे टॉपिक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आखिरी टॉपिक यहाँ पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि यहाँ पे निश्चय का ठीक विपरीत यहाँ पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखेंगे कि ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न होता हो। देखेंगे यहाँ पे, जिसमें किसी स्थान का कोई बोध नहीं हो पा रहा हो कि वह निश्चित है, कोई व्यक्ति की निश्चितता का बिल्कुल बोध न होना, किसी वस्तु को निश्चितता का बिल्कुल बोध न होना, अर्थात वह शब्द जो वस्तु या पदार्थ के निश्चित होने का बोध नहीं करवाता हो, वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी इसमें निश्चित नहीं होगा, डिफिनिट नहीं होगा, वही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, कुछ मतलब पता नहीं है कि कुछ मतलब कितना, डिफिनिट नहीं है। किसी यानी किसी को पता नहीं है, किसी मतलब कौन है, क्या है। कोई यानी कोई मतलब किसी का डिफिनिट नाम नहीं है, कोई है। तो इस प्रकार से ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा से और समझ लेंगे हम कि कुछ, किसी, कोई आदि शब्दों में कोई भी निश्चित नहीं है। इसमें कोई भी निश्चित नहीं है, निश्चितता की ओर यह प्रकट नहीं करता है, यह हमें निश्चितता की ओर भाव प्रकट नहीं हो रही है, अर्थात अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से सभी सर्वनाम को और सर्वनाम के परिभाषाओं को और सर्वनाम के उसके प्रकार को और प्रकार सर्वनाम के जो प्रकार हैं उसके भी कुछ काइंड्स थे, उसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने नोटबुक में इसे मेंशन भी कर लिए होंगे। तो अब हम इस वीडियो को समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा।